नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं सबसे बड़ी खबर पर। सबसे पहली खबर पर, दिल्ली वासियों की दुविधा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सीएम केजरीवाल हैं तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं। बता दें, दिल्ली में जल संकट खत्म नहीं हो रहा है। अब इस मामले पर दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 एमजीडी है, जिसमें से 613 एमजीडी हरियाणा से आते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 18 जून को या मात्रा घट करके 513 एमजीडी हो गई थी। वहीं आज के दिन 100 एमजीडी पानी की कमी दिल्ली में है। दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास भी किया है। अतिशी ने आगे कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात भी की थी। वहीं हरियाणा ने हिमाचल का पानी देने से भी मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया है। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं, जिन्हें 1050 एमजीडी पानी मिला है। हरियाणा को अगर दिल्ली को 100 एमजीडी पानी देना भी है तो वो उसकी कुल एमजीडी का 1.5% ही होता है। इस दौरान अतिशी ने सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि मैंने आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वासियों का कष्ट हर सीमा को पार कर चुका है। मैंने विनम्र निवेदन भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वे दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता है तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। अतिशी ने आगे कहा, ये भी कहा है कि 21 तारीख से वो अनशन पर बैठेंगी। वहीं जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता है तब तक ये अनशन जारी रहेगा। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एमजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। जिस समय इस भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत है, आज दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों है दिल्ली में आज पानी की कमी? क्यों दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है? क्यों दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? हमें ये समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 एमजीडी है। इस 1050 एमजीडी में से 613 एमजीडी हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 एमजीडी आनी थी, वो घटकर 513 एमजीडी हो गई है। यानी 100 एमजीडी की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। 100 एमजीडी की पानी की कमी का क्या मतलब हुआ? 1 एमजीडी पानी तकरीबन 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 एमजीडी पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है।
ये आज दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा ने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि दिल्ली को ये 100 MGD पानी की जरूरत है, वरना 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, वो हमारे विधायकों से नहीं मिले। कल दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलने गए, उनसे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए पानी मांगने गए, लेकिन हरियाणा ने पानी देने से मना कर दिया। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 MGD, जो दिल्ली का एलोकेशन है। हरियाणा में भी 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हरियाणा का पानी का एलोकेशन 6050 MGD का है। तो हरियाणा को दिल्ली को अगर 100 MGD पानी देना भी है, वो उसके कुल पानी का मात्र 1.5% है। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए, 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज रुक करते हैं दूसरी और इस जरूरी खबर पर। चुनाव बीत जाने के बाद भी फेरबदल का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विपक्ष के नेताओं की बगावत से कांग्रेस की कमर टूटते भी नजर आ रही है। बता दें, पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा नेता तरुण चुग की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मैं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ मिलकर के भाजपा एक परिवार की तरह हरियाणा को मजबूत करने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि आपका और आपके परिवार का जो अनुभव है, उससे भाजपा और भी ज्यादा मजबूत होगी। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज पार्टी में कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और राजनीति में जिनका पूरा जीवन और परिवार का पूरा जीवन कांग्रेस को मजबूत करने में लगा है, आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, क्योंकि आपके परिवार का जो एक्सपीरियंस है आपका है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। आज आप पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे चेहरे यहां पर हैं, परंतु बहुत सारे चेहरे जो यहां पहुंचे भी नहीं हैं, वो अभी बाहर ही हैं। एक बड़ा कार्यक्रम श्रुति चौधरी जी और हमारे किरण चौधरी जी वो करेंगे और सभी को एक मंच के ऊपर ला करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी हम ग्रहण करेंगे और हरियाणा को भी मजबूत करेंगे। आप सबका जो आज यहां पर भी है और जो बाहर भी है, मैं किरण चौधरी जी का और श्रुति चौधरी जी का भारतीय जनता पार्टी के आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। ये बहुत गर्व की बात है कि स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया है। आज हमारे साथ जो लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। इसी के साथ साथ मैं अपने नेतृत्व का, मनोहर लाल खट्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब नायब सैनी जी का, यहाँ पे विराजमान आदरणीय तरुण चुग जी का, मेरे साथ रहे हुए पार्लियामेंट में सुरेंद्र नागर जी का और सारे लीडर्स का इस मौके के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें, उसी के कारण आज तीसरी बार, जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। आज पार्टी
लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद भी पीएम मोदी के जन कल्याणकारी कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहे। साथ ही जनता से रूबरू होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद पहले काशी पहुंचे थे और फिर उसके बाद बिहार पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद वृक्षारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया, जिसके बाद पीएम ने नालंदा की पावन धरती और लोगों का नमन भी किया है, साथ ही जनता को संबोधित भी किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। इस दौरान पीएम ने योग दिवस का भी जिक्र किया है और कहा कि 2 दिन के बाद ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। वहीं आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारे ऋषियों ने इसके लिए कितना गहन शोध किया, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है, क्योंकि योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। आगे क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का
अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां एक साथ आए हैं। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे ये साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। साथियों, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी 2 दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13।
अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हैं। दुनिया के कोने कोने में जाना है। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। मुझे विश्वास है नालंदा ग्लोबल कॉज का एक महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नीतीश जी ने सरकार की तरफ से पूरी मदद का जो आह्वान किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। भारत सरकार भी इस विचार यात्रा को जितनी ऊर्जा दे सकता है उसमें कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इसी एक भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुझे